नमस्कार, मैं इंतजारुल हक, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बिहार की सियासत में अभी क्या चल रहा है आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। कहते हैं कि सियासत में न तो कोई अस्थाई दोस्त होता है और न ही कोई अस्थाई दुश्मन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8वीं बार शपथ ले ली है। बिहार का कमान उन्होंने संभाल लिया है। 8वीं बार देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक अपना तेवर क्यों बदला, भाजपा से क्यों अलग हुए, उनकी क्या मजबूरियां थी? इसे एक हादसा कहें या एक राजनीतिक साजिश? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों किया। राजनीतिक मजबूरी थी या पहले से स्क्रिप्ट बनकर तैयार था? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे बीच फाइनल पोस्ट के न्यूज़ एडिटर व प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार श्री राकेश कुमार मौजूद हैं। आइए हम उनसे इस मुद्दे पर बहस करते हैं और बात जानने की कोशिश करते हैं सरकार की या नीतीश कुमार के मन में क्या था और क्यों ऐसा हुआ, किस तरह की संभावनाएं थी। आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद। बताइए सर, राजनीति आज की राजनीति। देखिए, अभी आपने एक बात कही कि ये हादसा था जी कि सोची समझी साजिश। जी तो ये ना हादसा था ना साजिश थी। कई विश्लेषक ये बताते हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया वो स्थिति परक था। स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि उन्होंने किया, ये बात सही है कि स्थिति के आधार पर किया, लेकिन नीतीश कुमार ने वही किया जो भाजपा चाहती थी। अब क्या चाहती थी भाजपा? अब आपको लगेगा कि भाजपा क्या जनता जानना चाहती है, बिहार की जनता जानना चाहती है कि क्या थी भाजपा का। देखिए, भाजपा का 2 प्लान था जी। एक प्लान ये था जो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, मतलब जो एकनाथ शिंदे ने किया था, जिस तरह शिवसेना को तोड़ के और भाजपा के साथ उसने बनाया था अपना सरकार में, एक वो स्थिति थी। और वहाँ यहाँ पे एकनाथ शिंदे के रोल में थे आरसीपी सिंह, और बजाबता आरसीपी सिंह 2020 से ही इस मुहिम में जुटे हुए थे। क्योंकि आप बीच में देखते होंगे कि लगातार वो भाजपा की बड़ाई में लगे हुए थे और एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार की बातों की अवहेलना कर रहे थे लगातार। क्योंकि उनको जब केंद्र में मंत्रिमंडल मिला उस समय भी आपको याद होगा कि 4 सीटों की मांग की थी नीतीश कुमार ने केंद्र में, और भाजपा ने कहा था कि जो उसके साथी घटक दल के लोग हैं उनको 1 सीट से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। इसी पर नीतीश कुमार ने बजाबता कहा था कि नहीं, हम लोग सरकार में शामिल नहीं होंगे। मामला फिर बाद में तय हुआ कि 2 सीट की बात हो, और 2 सीट की बात करने गए थे ये रामचंद्र सिंह, आरसीपी सिंह, लेकिन वहाँ बात करने गए और जब 1 सीट पर ही मामला बनता दिखा तो इन्होंने अपना नाम आगे कर लिया और मंत्री बन गए। इसको लेकर तल्खी तभी से चल रहा था। एक तो ये मामला था, मतलब प्लान बी। एक बड़ी बात आपने कह दी कि आरसीपी सिंह, जबकि एक ये चर्चा रहती है, हमेशा लोग बताते हैं, खासकर जदयू खेमे के लोग या राजनीतिक विश्लेषक, कि आरसीपी सिंह कहा जाता है कि नीतीश कुमार तक पहुंचना है तो आरसीपी सिंह सहारा बनते हैं, कि उनके माध्यम से आप पहुंचते हैं। और आरसीपी, सही बात है, आरसीपी सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी गई थी संगठन के विस्तार से लेकर, और बहुत सारी योजनाएं या उनकी जो एक्टिविटी थी ये लोग मानते हैं बिहार के। फिर आरसीपी सिंह जब इतने भरोसेमंद थे नीतीश कुमार के, तो फिर अचानक आरसीपी सिंह ने ऐसा क्यों किया? देखिए, क्या लगता है? एक बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, अब नहीं है, किशोर जी। ठीक। तो किशोर जी ने 4 लाइन में राजनीति की परिभाषा दी थी कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, और किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। क्या बात तो है। कहने का मतलब ये है
कि आरसीपी, ठीक है ये बात कि आरसीपी को सबसे विश्वसनीय माना जाता है, विश्वसनीय थे, इसमें कहीं शको शुबा का मामला नहीं था। लेकिन जब अपनी कुर्सी की बात आती है तो राजनीति में सारे रिश्ते भुला दिए जाते हैं, और उसका यह सीधा प्रमाण था। खैर, हम आरसीपी पर नहीं है, अभी हम भाजपा के प्लान पे हैं। तो भाजपा का प्लान ये था जो शिंदे प्लान था महाराष्ट्र में, और दूसरा प्लान ये था कि अगर ये हम इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो सरकार से अपने को अलग कर लें, इस तरह की स्थिति बने। चूँकि भाजपा ने जो सर्वे किया उससे स्पष्ट होता है कि 2017 में या उसके पहले या 2005 से ही आप जो देखें तो 2005 में जो स्थिति, जो प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान, जो जनता में पकड़ नीतीश कुमार का था, आज उसकी पकड़ बहुत ढीली पड़ गई है। कल हम देख रहे थे, प्रशांत किशोर ने भी इस पर चर्चा की थी, और उनका भी यही कहना था कि देखिए जिस तरह की परिस्थितियां बन गई। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ये झंझट आज से तो चल नहीं रहा है, नहीं। चूँकि आप देख रहे होंगे कि 4 ऐसे मौके आए, जब पिछले दिनों की बात हम कर रहे हैं, बहुत पीछे नहीं जाएंगे, जब नीतीश कुमार ने केंद्र के आमंत्रण को एक तरह से कहा जाए कि ठुकरा दिया, जिसमें 7 अगस्त को, इसी 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक थी जिसमें नीतीश कुमार नहीं गए। उसी तरह राष्ट्रपति मुर्मू का जो शपथ ग्रहण तो था ही, उसमें भी नहीं गए। विदाई समारोह जो रामनाथ कोविंद का था उसमें भी नहीं गए, और गृह मंत्री ने जो 17 जुलाई में एक मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी अमित शाह ने, उसमें भी नहीं गए। मतलब लगातार वो अपने को अपनी दूरी बना रहे थे। दूरी क्यों बना रहे थे? दूरी बनाने का कारण ये था कि उनको भी कहीं ना कहीं से ये भनक मिल गई थी या समझ आ गई थी, राजनीति में उनकी जो सोच है वो अद्भुत है, इसमें इनकार नहीं किया सकता। उनके दिमाग में भी था कि कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां पैदा की जा रही है कि एकनाथ शिंदे वाला मामला यहाँ आए। और साथ में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब जेपी नड्डा पटना है तो उन्होंने जो ये बयान दिया कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएगी और केवल रहेगा तो बीजेपी रहेगा। आप सोचिए कि ऐसा बयान वैसे प्रदेश में जाकर जहां क्षेत्रीय पार्टी के आधार पर ही आप शासन में हैं, बयान देना, क्या आपको लगता है कि ये यूं ही निकल गया होगा? एकदम सोची समझी ये रणनीति थी और उसी के तहत ये बयान आया। और बयान ये कब आया? ये बयान तब आया जब भाजपा को ये लगा कि जदयू को तोड़ के अलग करना अभी मुश्किल है, और अगर हम तोड़ भी लेते हैं उस स्थिति में भी हम शासन में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कोई उस तरह का समीकरण बन नहीं रहा था। तो शासन में नहीं आ सकते हैं और तोड़ भी पा रहे हैं, तो जिस संख्या में वो चाह रहे थे तोड़ना, उसमें नहीं तोड़ पा रहे हैं। तब प्लान बी पर काम शुरू हुआ, और प्लान बी क्या था कि नीतीश कुमार से अलग हो जाए। और ये अलग होने के लिए इस तरह के बयान, जो अनर्गल बयान हम कह सकते हैं, ये जो दिए जा रहे थे बार बार, वो इसीलिए दिए जा रहे थे। और दूसरी ओर एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि सारी पार्टियां समाप्त हो जाएगी, केवल भाजपा रह जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ के जो प्रदेश का नेतृत्व है वो कहता है कि हम 24 और 25 का जो चुनाव है वो जदयू के साथ लड़ेंगे। ये भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही थी, और ये वेट एंड वॉच में नीतीश कुमार थे। जब उनको लगा कि ये हमको हटा के, मतलब वो एक तरह से ये कहिए कि जो काम नीतीश कुमार ने किया है ये काम वो भाजपा भी कर सकती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रही थी कि वो शासन से हट जाती, लेकिन उसको ये चाहिए था कि नीतीश कुमार ही शासन में रहें और वो शासन से बाहर हो जाए। उसके पीछे कारण यही था जो हमने बताया कि 2005 देखिए और आज देखिए, नीतीश कुमार के लोकप्रियता का ग्राफ काफ़ी नीचे गिर गया है। अब जो उनके खिलाफ एक लोगों में जो एक आक्रोश कहिए या एक अविश्वास कहिए वो फैला है, उसका लाभ भाजपा लेना चाहती थी चुनाव में। चूँकि पिछले बार जंगल राज का बात करके वो देख चुकी थी कि तेजस्वी ने उनके जंगल राज के सारे मामले को कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया था।
चूँकि आपको पिछले बार देखे होंगे नीतीश कुमार ने न लालू जी की फ़ोटो लगाई थी, न राबड़ी की फ़ोटो लगाई थी, न उनकी बात कहीं वो उन्होंने की थी। उन्होंने केवल आगे क्या करना है उस पर बात की थी, विकास पर बात की थी। इसी को लेकर ये सारा चल रहा था। मतलब जो भाजपा का प्लान बी था वही काम नीतीश कुमार ने किया। यानी कि एक माना जाता है बिहार की राजनीति में, और कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है कि समय समय पर बीजेपी को अलग किया है, न बहिष्कार किया है या उनके नेतों से दूर रहे हैं। दूरियां हमेशा नीतीश कुमार ने बनाई। आप देखा पिछले साल जब चुनाव हो रहा था तो उस समय वही नीतीश कुमार बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, फिर गए। नहीं, हमको एक बात बताइए, भाजपा में नहीं जाएंगे, भाजपा जो उनको पलटू राम और फलाना चिलाना तमाम तरह की बात कर रही है, तो फिर जब वो जाते हैं तो उनके साथ ये शासन कैसे करते हैं? उनको नहीं करना चाहिए। 17 बरस की दोस्ती 2014 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा और वो राजद के साथ आए थे, 97 से थे, 17 वर्ष की दोस्ती को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? उस समय भी तो भाजपा में थे जी। इसलिए छोड़ा कि उस समय जब जैसे ही नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया गया, और आपको याद होगा कि जब गोधरा कांड हुआ था तो नीतीश कुमार ने गोधरा कांड का सारा दायित्व नरेंद्र मोदी पर ठहराया था, और उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दिया था नीतीश कुमार ने। तो 2014 में जब चुनाव आया तो वो 17 वर्षों के अपने साथी को, मतलब भाजपा को छोड़ के राजद के साथ चले आए और साथ में चुनाव लड़े। तो कहने का मतलब यह है कि ये नई बात नहीं है। नीतीश कुमार को जब लगा कि ये हमारे साथ धोखा होगा, या राष्ट्र के साथ, अगर उनकी राष्ट्रीयता की बात करें, उनके राजनीति की बात करें, तो उनको लगता था कि राजनीति गलत दिशा में जा रही है, तो उन्होंने इसका विरोध किया, और उसी का ये एक क्रम है। लेकिन ये उन्होंने किया नहीं है। मैं मानता हूं कि ये बीजेपी का प्लान बी था, जिसमें बीजेपी सक्सेस रही है। और इसीलिए आप देखें कि कल उधर वो शपथ ग्रहण कर रहे थे और सारे भाजपा के नेता एक साथ उनके विरोध में अनशन में बैठ गए थे। अब जिले जिले ये सब आंदोलन होने वाला है। ये क्या है? एकदम स्पष्ट है कि भाजपा का प्लान बी था, और अब इनके नाकामियों को दिखाकर, ये बताकर कि जब हमारे साथ थे तो इनका शासन बढ़िया था, बाद में इनका शासन खराब हो गया, यही दिखाकर ये अगला चुनाव भाजपा लड़ना चाहती है। चूँकि बाकी सारे प्रदेशों में, महाराष्ट्र में या गोवा में, असम में जो काम की, वो बिहार में होना संभव नहीं था। अब बिहार की राजनीति यानी बिहार की सियासत किस ओर जाएगी? क्या होगा बिहार में? आगामी चुनाव भी है, लोकसभा के चुनाव भी होना है। आगामी चुनाव मतलब क्या होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, थोड़ा सा जनता जानना चाहती है, श्रोता जानना चाहते हैं। देखिए, एक बात मैं बताऊं कि निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जो स्थितियां हैं उसमें भाजपा चाहे लाख मेहनत कर ले, भाजपा की स्थिति बिहार में ठीक नहीं होने जा रही है। क्योंकि इनके साथ जब राजद के साथ, मतलब महागठबंधन में राजद, जदयू और कांग्रेस मिल गई है, तो भाजपा जो कार्ड खेलना चाह रही थी मुर्मू को बना के, ये सब जो ये कार्ड था केवल, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि जैसे वो अपने को एक तरह से कहें कि दलित और माने निम्न वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व अपना दिखाती थी कि भाजपा की हम उसके प्रतिनिधि हैं, तो एक्चुअली उसका प्रतिनिधित्व अगर देखें तो आधा राजद के पास चला जाता है, आधा जदयू के पास चला जाता है। उस स्थिति में इनका हाथ खाली रहेगा और केवल अगड़ी जाति या वैश्य से ही ये जीत जाएं, ऐसा दिखता नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी के नुकसान ही है बिहार की राजनीति, निश्चित रूप से। कल शपथ ग्रहण हुआ परसों, उसके बाद तो शपथ ग्रहण के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा की कि युवाओं के लिए बम्पर बहाली हम करने जा रहे हैं, नौकरी देने जा रहे हैं। किस रूप में इसे देखते हैं? देखिए, वो एक बात मैं कल भी कहा था कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव चाहेंगे कि कुछ इस तरह का काम करें कि वो अपनी पहचान बिहार में एक
विकासशील एक बेहतर राजनेता के रूप में अपनी पहचान बनावे। इसलिए काम तो होगा, इसमें कोई उन्होंने कहा, साफ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल के जवाब में कि मेरे पहला काम होगा कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को, हजारों लाखों बेरोजगारों को नौकरी। तो आप देखिए ना, पिछले चुनाव में युवाओं के बल पर ही तेजस्वी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी, केवल युवाओं के बल पे। तो निश्चित रूप से इस बार भी वो करेंगे। और इस बार तो अब आप ये समझिए कि जदयू के साथ, हम लोग पिछले बार भी जब एनालिसिस कर रहे थे तो कह रहे थे कि जदयू के साथ महिलाओं का एक गुप्त वोट है जो दिखता नहीं है लेकिन वो आता है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो उस हिसाब से अगर देखें तो महागठबंधन बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, ज़्यादा अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नए मंत्रिमंडल बनने हैं, राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उस मंत्रिमंडल में शामिल होगी, उसके बाद जदयू होगी, कांग्रेस के लोग होंगे, हम के भी होंगे। तो मंत्रिमंडल में किन नए चेहरे पे आने की संभावना है, थोड़ा सा कुछ आप? नहीं, अभी इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा इसलिए कि यहाँ जो मंत्रिमंडल बिहार में बनता है या जो भी राजनीति होती है वो जाति वर्ग के आधार पर होती है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि ब्राह्मण में बेहतर चेहरा, चूँकि अब केवल माई की बात नहीं है, सबको A to Z की बात है राजद की। तो वो चाहेगा कि हर क्षेत्र से, हर वर्ग से प्रतिनिधित्व हो और उसमें जो योग्य व्यक्ति है वही हो। चूँकि यही जो 2 साल इनके पास बचा है, इसी आधार पर इनको फिर जनता के बीच में जाना है 2025 में चुनाव में या 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसलिए ये लोग चाहेंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करके निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति को लाया जाए जो विकास के रास्ते को प्रशस्त करे। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि तुष्टीकरण की राजनीति से सरकार बचेगी और योग्य जो लोग हैं, चाहे किसी भी जदयू या आरजेडी या कांग्रेस में जो योग्य लोग होंगे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा ताकि कार्यों की गति दी जा सके, जो नया धरातल पर पहुँच सके। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है सर कि योग्य लोगों को तुष्टीकरण से बचेगी, क्योंकि यही 2 साल इनको दिखाने के लिए होगा। इसी 2 साल के आधार पर ये काम करेंगे। चूँकि पिछला, इसके पहले राजद के लिए मैं खास कर रहा हूँ, इसके पहले की जब बात होगी तब होगा कि ये भाजपा के साथ थे, इसलिए वो गलतियाँ जो पिछले सरकार ने की है वो राजद के मत्थे नहीं आएगा। लेकिन अभी जो ये 2-2.5 साल है ये तो राजद के मत्थे जाएगा, चूँकि शासन में अब राजद आ गई है। इसलिए राजद निश्चित रूप से चाहेगा कि वैसे ही लोगों का चुनाव किया जाए जो विकास करें, स्व का बात छोड़ के बिहार के विकास करें। 2 साल समय बचता है नई सरकार के लिए, नए कैबिनेट के लिए बेहतर करने की कोशिश रहेगी। हमारे बीच राकेश कुमार जी हो, फाइनल न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर हैं और जाने माने विश्लेषक हैं, वो विस्तार से जानकारी देते। पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कैसे बिहार की राजनीति एक नई रूप ली है और किस तरह के सियासत चल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर राकेश जी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।